तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, बताइए ए बराबर बी है या नहीं। ए बराबर बी है या नहीं। यदि ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 ये अवयव दिए हैं समुच्च ए के, और समुच्च बी में लिखा है एक्स सच दैट का चिन्ह होता है ये सच दैट। इस चिन्ह का मतलब है इस प्रकार ये सच दैट का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है इस प्रकार है, यानी एक्स सच दैट। एक्स जो है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स समपूर्णांक है, समपूर्णांक संख्या है, और एक्स जो संख्या समपूर्णांक है वो 10 से छोटी या बराबर है, यानी 10 से बड़ी नहीं लेनी है, 10 से छोटी लेना है या 10 के बराबर। और कैसी लेनी है, सम संख्या लेनी है। ये दिया है समुच्च बी। समुच्च ए दिया है, समुच्च ए के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10। उनने पूछा कि समुच्च ए और समुच्च बी दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो बी का जो समुच्च बनेगा, उनने कहा कि एक्स सम संख्या लेनी है, यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, लेकिन जो सम संख्या लेंगे वो 10 से छोटी या बराबर ही लेंगे। तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया। तो इसमें ए और बी दोनों बराबर हुए कि नहीं, तो ए और बी इसमें दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए के अवयव भी कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ए के अवयव 2, 4, 6, 8, 10 और बी के अवयव भी कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो हाँ, लिखेंगे हाँ ए बराबर किसके है, बी के, क्योंकि ए बा बी के अवयव समान हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अगला प्रश्न देख। तो अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, समुच्च ए बराबर ए बी सी, समुच्च ए के अवयव हैं ए बी सी, और समुच्च बी बराबर बी सी ए डी, यानी बी के जो अवयव हैं वो बी सी ए डी हैं हों, तो क्या ए सबसेट बी, यानी ए जो है वो उपसमुच्च बी का है, ये बताना है। और क्या बी उपसमुच्च ए का है, ये बताना है। उपसमुच्च का मतलब ये होता है, अगर ए उपसमुच्च बी का है तो ए में जो भी अवयव होंगे वो सब बी के अवयव होंगे, और अगर बी उपसमुच्च ए का है तो ए में जो भी अवयव होंगे वो एक, बी में जो भी अवयव होंगे वो एक ही होंगे। तो पहले हम ये देख लेंगे क्या क्या दिया है। ए बराबर हमें दिया है ए बी सी, और बी बराबर दिया है बी सी ए और डी। तो पहले तो ये देखो, क्या ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, यानी ए के समस्त अवयव, ए के समुच्च ए के समस्त अवयव समुच्च बी में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, इसलिए तो हम लिखेंगे कि ए के समस्त अवयव बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए जो है वो उपसमुच्चय का है, बी का है। दूसरा इसका जो प्रश्न दिया है ये वाला, ये दूसरा है। दूसरे में मैंने बोला कि बी उपसमुच्चय का है, तो हम लिखेंगे चूंकि, देखो बी उपसमुच्चय ए का नहीं हो सकता है, क्योंकि बी उपसमुच्चय अगर ए का है तो बी के समस्त अवयव ए में उपस्थित होने चाहिए। तो देखो बी स्थित है, ए स्थित है, सी स्थित है, लेकिन डी एक ऐसा अवयव है जो ए में उपस्थित नहीं है। तो हम बी ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, लेकिन ए बी का है, क्योंकि ए के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, लेकिन बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है। तो बी उपसमुच्चय ए का नहीं हो सकता है। ए के उपस्थित थे तो ए उपसमुच्चय बी का था। तो चूंकि बी के समस्त अवयव ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए बी उपसमुच्चय ए का नहीं है, ऐसे करना था। तो बी उपसमुच्चय ए का नहीं है, लेकिन ए उपसमुच्चय बी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों
की संख्या, ये फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े मतलब प्राप्तांक कितने हैं, इनका योग करना है आंकड़ों का। 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 और बटे में है कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 का मैंने में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। आंकड़ों की संख्या होगी, 5 संख्या है और इनका योग ये हो गया। तो इनको जोड़ने के बाद हमें 300 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ, 300 और बटे में कितना है, 5। 5 का जब इनमें हम भाग देंगे तो 5 का भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा 60 बार। 5 छक्का 30 और 0 का 0, तो इनका समांतर माध्य कितना आ गया, 60 आ गया। इस सवाल में निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यिका ज्ञात करते हैं तो पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाया जाता है। तो आरोही क्रम में अगर ये है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इनको ये देखेंगे आरोही क्रम में है नहीं, आरोही क्रम में नहीं है तो पहले इनको आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन सी संख्या है इनमें, सबसे छोटी है 143। 143 लिख लेंगे। 143 के बाद क्या आएगा, 145। 145 के बाद क्या आएगा, 148। 148 के बाद 151, 152, 151, 152, 153 और 155, ये आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंकड़े कितने हैं, 7 हैं। तो n का मान इसमें 7 हो गया। आंकड़े देखने पड़ते हैं कितने हैं, 7 है। तो 7 कैसी संख्या है, एक विषम, आंकड़े विषम है। तो माध्यिका के लिए विषम का अलग फॉर्मूला होता है और सम का अलग होता है। तो इसमें विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यिका बराबर विषम का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 बेपद का मान। तो n का मान कितना है, 7। 7 + 1 बटे 2 बेपद का मान। 7 और 1 कितना हो गया, 8। 8 को 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4वें पद का मान। और 4वें पद का मान इसमें देखते हैं, 1 2 3 4, 4वें पद का मान कितना है, 51। तो 51 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। जो भी पद इधर है वो इसमें देखना पड़ता है आरोही क्रम में। 1 2 3 4, 4वें पद पे 51 आया, 151, तो 151 का इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सवाल में हम निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। इस सवाल में हमें आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वो इसका बहुलक हो जाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार होगी, तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है वो ढूंढ लेंगे दोनों सवालों में। इसमें देखो 13 कितनी बार है, 1 2 ही बार है 13। 14 कितनी बार है, 1 ही बार है। 10 1 2 बार है 10। 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। बाकी और कोई संख्या इतनी बार नहीं है, 12 केवल 4 बार है। तो 12 क्या हो जाएगा इसका बहुलक। जो संख्या अधिक बार होगी वो बहुलक होगा। इसमें क्या होगा बहुलक, इसमें देख लो कौन सी संख्या अधिक बार है। 19 कितनी बार है, 1 ही बार है। 25 भी 1 ही बार है। 36 1 ही बार है। 38 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 38 है। 20 1 बार है। 18 1 ही बार है। 38 केवल 4 बार है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो बहुलक वाले प्रश्नों में जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो इस सवाल में हमें दिया है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन बताओ। दिया क्या क्या है, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है, ऐसे फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। किसी भी फर्श का हो या खेत का हो क्षेत्रफल इस तरीके का, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 48, ये हमें दिया हुआ है। और कोई कमरा होता है, अगर कमरे का आयतन निकालना है तो उसमें ऊंचाई को और जोड़ दिया जाता है। तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान हमें दिया है 48,
एच का गुणा और कर देंगे, जो कि ऊंचाई दी है। तो हमें ऊंचाई कितनी दी है इसमें, ऊंचाई एच दी है हमें 5 मीटर। तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन जो होगा, कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई 48 है और ऊंचाई कितनी दी है 5, ऊंचाई हमें ये 5 दी है। तो गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 और 4 24, 240। और ये काय में आएगा, आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आता है। तो ये इसका आंसर हो गया 240 मीटर क्यूब कमरे का आयतन।